हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है 1991 के आर्थिक सुधार, जिसे कि हम एलपीजी रिफॉर्म भी बोलते हैं। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 365 जीके के टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करी हुई है। टॉपिक नंबर 3 आ गया है। इससे पहले 2 टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ, जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वो वीडियोस भी आप देख लेना। छोटी छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा जीके के हर एक सब्जेक्ट के। तो पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं, जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और आपको आने ही चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, 1991 के आर्थिक सुधारों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलपीजी नीति। यह आपको ध्यान रखना है, एलपीजी नीति के नाम से जाना जाता है 1991 के आर्थिक सुधारों को। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे जो वर्ड एलपीजी है, इसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो देखिए, भारत में जो नई आर्थिक नीति है, इसे कब शुरू किया गया था? 1991 में इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे। 1991 में गंभीर आर्थिक संकट के बीच भारत ने व्यापक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिन्हें सामान्यतः एलपीजी सुधार कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा है ना, इसमें से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना क्वेश्चन आता ही है, और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। लास्ट में अपना आप स्कोर भी बताना, 50 में से आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, कंटेंट बाइलिंगुअल है, ताकि आपको समझने में ईजी रहे। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी में एल का अर्थ क्या है? तो देखिए, ये जो वर्ड एलपीजी है, इसमें एल का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदारीकरण, जिसे कि हम लिबरलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एलपीजी में एल का अर्थ होता है उदारीकरण, जिसे कि हम लिबरलाइजेशन भी बोलते हैं। लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण और अनावश्यक प्रतिबंधों को कम करना। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। एलपीजी में पी का अर्थ क्या है? देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो एलपीजी में एल का मतलब आपको बता दिया क्या होता है, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। ठीक है, और उदारीकरण क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। लिबरलाइजेशन यानी कि आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण और अनावश्यक प्रतिबंधों को कम करना ही लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण होता है। अभी क्वेश्चन आ गया हमारा नेक्स्ट कि एलपीजी में जो वर्ड पी है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है। प्राइवेटाइजेशन जो होता है, ये एलपीजी में पी का अर्थ होता है, हिंदी में निजीकरण बोलेंगे। प्राइवेटाइजेशन में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। प्राइवेटाइजेशन में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एलपीजी में जी का अर्थ क्या है? तो देखिए, जी का अर्थ है वैश्वीकरण, जिसे कि हम ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। वैश्वीकरण होता है एलपीजी में। जी का मतलब इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से अधिक जोड़ना था। ये आपको ध्यान रखना है। ये मतलब होता है वैश्वीकरण का। अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक संकट का सबसे प्रमुख बाहरी क्षेत्रीय कारण क्या था? तो देखिए, जो 1991 का जो आर्थिक संकट आया था, इसका सबसे मुख्य जो एक्सटर्नल सेक्टर था वो क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाड़ी युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है। 1990-91 के गल्फ क्राइसिस ने से तेल की कीमतों और आयात बिल पर दबाव पड़ा तथा खाड़ी देशों से आने वाले प्रेषण प्रभावित हुए, जिससे बीओपी संकट गंभीर हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। बीओपी का फुल फॉर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री थे, जिन्हें भारत में आर्थिक उदारीकरण का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे। 1991 में जब आर्थिक सुधार लागू किए गए, तब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इसी वजह से इन सुधारों को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है 1991 के संकट के दौरान भारत के पास कितने दिनों का आयात बिल चुकाने का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन का। यह आपने ध्यान रखना है। 1991 में भुगतान संतुलन बीओपी संकट इतना गंभीर था कि विदेशी मुद्रा भंडार केवल लगभग 2 सप्ताह के आवश्यक आयात के लिए ही पर्याप्त था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है रुपए का अवमूल्यन जुलाई 1991 में कितनी बार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। रुपए का डिवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन जुलाई 1991 में 2 बार किया गया था। विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने और निर्यात बढ़ाने के लिए जुलाई 1991 में 2 चरणों 1 जुलाई और 3 जुलाई में रुपए का लगभग 20% अवमूल्यन किया गया। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का तात्पर्य क्या है। तो देखिए एलपीजी में जो वर्ड था ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। वैश्वीकरण का अर्थ वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम के मुक्त प्रवाह के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 1991 की नई आर्थिक नीति में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए किस समिति का गठन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिम्हन समिति 1। यह आपको ध्यान रखना है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए 1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम कर सुधारों यानी कि टैक्स रिफॉर्म्स के लिए 1991 में किस समिति की स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा चेलैया समिति की। कर सुधारों यानी कि टैक्स रिफॉर्म्स के लिए 1991 में राजा चेलैया समिति की स्थापना की गई थी। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की संरचना को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए राजा जे चेलैया समिति गठित की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति 1991 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राव मनमोहन मॉडल। नई आर्थिक नीति 1991 को राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के संयुक्त प्रयासों के कारण इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट कैसा लगता है। कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कॉन्टेंट आपको हमेशा प्रोवाइड करूँ। अगला क्वेश्चन है 1991 के सुधारों के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। तो देखिए 1991 के रिफॉर्म्स के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस वेंकटरमन। यह आपको ध्यान रखना है। एस वेंकटरमन जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर थे 1991 के सुधारों के समय। दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992 के संकटपूर्ण समय के दौरान एस वेंकटरमन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, इसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइए। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य किस वर्ष बना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1995 में। आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना 1995 में। भारत 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर स्थापित विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बना था, जो वैश्वीकरण की नीति के अनुकूल था।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एलपीजी सुधारों के अंतर्गत विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष क्षेत्रों का निर्माण किया गया, जिन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SEZ कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। हालांकि EPZ भारत में पहले से था, लेकिन 2000 में चीन की तर्ज पर SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य निर्यात और विदेशी निवेश को अत्यधिक बढ़ावा देना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 1991 के सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। 1991 का जो सुधार था उसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1991 की औद्योगिक नीति में कितने उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग को रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। यह आपने ध्यान रखना है। शुरुआत में 1991 की नीति में 18 रणनीतिक और संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य समाप्त कर दी गई। वर्तमान में ये घटकर केवल 5 रह गई हैं। वर्तमान में 2026 तक कितने उद्योग अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसिंग के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। वर्तमान में केवल 5, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, तंबाकू उत्पाद और अल्कोहल के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वर्तमान में केवल कौन से 2 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार के लिए विशेष रूप से आरक्षित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन। यह आपने ध्यान रखना है। वर्तमान में केवल 2 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आरक्षित हैं। वह कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। वर्तमान में केवल परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी और रेलवे परिचालन परिवहन यानी कि रेलवे ट्रांसपोर्ट ही पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, 1991 का प्रमुख आर्थिक संकट किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन संकट से। 1991 का जो प्रमुख आर्थिक संकट था वो भुगतान संतुलन संकट से संबंधित था। भारत के विदेशी भुगतान की स्थिति अत्यंत दबाव में आ गई थी। आरबीआई ने 1991 के बीओपी संकट को व्यापक घरेलू असंतुलनों और बिगड़ती बाहरी स्थिति से जोड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। बीओपी का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। बीओपी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, बीओपी का पूरा नाम है भुगतान संतुलन, इंग्लिश में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये आपने ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच आर्थिक लेन देन की व्यवस्थित लेखा है। अगला क्वेश्चन है, 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। बैंकिंग क्षेत्र में शुरू किया गया एक प्रमुख सुधार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्याज दरों का उदारीकरण। यह आपको ध्यान रखना है। 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। बैंकिंग क्षेत्र में शुरू किया गया जो प्रमुख सुधार था वो था ब्याज दरों का उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 1991 का आर्थिक सुधार कार्यक्रम मुख्यतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। सुधारों ने नियंत्रण प्रधान व्यवस्था से बाजार की भूमिका वाली व्यवस्था की ओर बदलाव को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करना। यह आपको ध्यान रखना है। उदारीकरण का अर्थ नियमों, विनियमों और लाइसेंस राज को शिथिल करना था ताकि निजी क्षेत्र आसानी से विकास कर सके। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण ने बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा को सक्षम किया। 1991 के सुधारों के बाद भारत में स्थापित होने वाला पहला निजी बैंक कौन सा था? तो देखिए, पहला जो निजी बैंक था वो था HDFC बैंक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता था? तो जाना जाता था बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय परिणाम प्राप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कमी आई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 1991 के सुधारों ने उद्योगों के विनियमन को बढ़ावा दिया। 1991 के सुधारों के बाद कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु ऊर्जा। यह आपने ध्यान रखना है। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रभाव कम हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रभाव कम हो गया। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिकतम वृद्धि हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्शरी यानी कि तृतीयक में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसे माना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1991 के संकट के समय भारत को लोन लेने के लिए अपने भंडार से क्या गिरवी रखना पड़ा था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना यानी कि गोल्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1991 में नई आर्थिक नीति के कार्यान्वयन के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना बढ़ गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40% से 51%। 1991 में नई आर्थिक नीति के कार्यान्वयन के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है 40% से बढ़कर 51% हो गया। अगला क्वेश्चन है, 1991 की नीति में परमाणु ऊर्जा और रेलवे को किस क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी। सामरिक महत्व के कारण परमाणु ऊर्जा रेलवे परिवहन को पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि पीएसयूज के शेयरों को निजी क्षेत्र या जनता को बेचना क्या कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसे विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जो निजीकरण का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक संकट के समय भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ऋण लिया था। तो देखिए 1991 में जो आर्थिक संकट आया था उस समय भारत ने ऋण कहाँ से लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ज़्यादातर आपको अकेला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ही मिलता है, लेकिन विश्व बैंक भी इसका आंसर होगा। भारत ने गंभीर भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए IMF और विश्व बैंक से $7 बिलियन का ऋण लिया था, जिसके बदले आर्थिक सुधारों की शर्त रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को बाद में किससे बदल दिया गया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, फेमा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से बदल दिया गया विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा को। फेरा 1973 एक बहुत ही कठोर कानून था। उदारीकरण के तहत इसे उदार बनाकर 1999 में फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में बदल दिया गया, जो वर्ष 2000 से प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1991 के सुधारों के बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को कई क्षेत्रों में बढ़ाकर कितना कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 51%। यह आपको ध्यान रखना है। सुधारों के प्रारंभिक चरण में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में स्वचालित मार्ग के तहत 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सुधारों के समय भारत किस गंभीर संकट से जूझ रहा था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन संकट यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। भारत मुख्य रूप से भुगतान संतुलन संकट यानी कि BOP के भारी घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार के लगभग समाप्त होने के संकट से जूझ रहा था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सुधारों के बाद भारत में निम्नलिखित में से किस दर में भारी कमी की गई। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट टैरिफ्स में।
वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयात शुल्क यानी कि सीमा शुल्क की अधिकतम दरों को 250% से घटाकर धीरे धीरे बहुत कम कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए 1993 में किस समिति का गठन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्होत्रा समिति का। आर.एन. मल्होत्रा समिति आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ने बीमा क्षेत्र को निजी और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की सिफारिश की थी, जिसके बाद IRDAI का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, 1991 के सुधारों के तहत स्थापित नवरत्न और महारत्न का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि PSU से। सरकारी कंपनियों की कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्तता दी गई और उन्हें नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न श्रेणियों में बांटा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट की परिवर्तनीयता पर किस समिति का गठन किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापोर समिति। SS तारापोर समिति का गठन पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर शर्तों और रोडमैप की सिफारिश करने के लिए किया गया था। भारत में वर्तमान में पूंजी खाता आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। शेयर बाजार को विनियमित करने के लिए SEBI यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में। यह आपको ध्यान रखना है। SEBI की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के तहत इसे SEBI अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक यानी कि कानूनी शक्तियां प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, 1991 की औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। 1956 की औद्योगिक नीति में 17 उद्योग सरकार के लिए आरक्षित थे, जिन्हें 1991 में घटाकर 8 कर दिया गया। वर्तमान में केवल 2 हैं। अगला क्वेश्चन, विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त राशि को प्रबंधित करने के लिए वर्ष 2005 में किस कोष की स्थापना की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय निवेश कोष NIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। ये आपको ध्यान रखना है। सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने से मिलने वाले धन को सुरक्षित रखने और जन कल्याण में लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया था। भारत में को 1991 में जिस भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा था, वह मुख्य रूप से किसके कारण हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ा राजकोषीय और चालू खाता घाटा। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1991 के सुधारों के बाद किस व्यवस्था को बड़े पैमाने पर समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिक लाइसेंसिंग सिस्टम को। यह आपने ध्यान रखना है। अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवार्यता समाप्त की गई, कुछ अपवाद बनाए रखे गए। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs करवा दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जितने भी क्वेश्चन करवाए ना प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। एग्जाम में आपको इनमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास है। LPG में L का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। टॉपिक नंबर 3 था हमारा ये, जो आज आपको मैंने करवाया। और कमेंट में बताइए कि कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने टॉपिक 1 और टॉपिक 2 भी देख लिया है। ठीक है, बाकी आपको पूरे टॉपिक्स मिलते रहेंगे। कोशिश यही रह रही है हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, नहीं तो एक दिन छोड़ के आपको वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप। ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए।
प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।